शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के करीब 5 हफ्ते बीत चुके हैं, 6 हफ्ते, और हम ये पा रहे हैं कि जो हमारे देश का मजदूर वर्ग है उसे माइग्रेंट लेबर कहते हैं वैसे नॉर्मली, क्योंकि वो गाँव से निकल के आता है, शहरों में काम करता है, फिर गाँव को लौट जाता है, या गाँवों में रहता है और वहाँ से जब काम का सीजन आता है या कहीं कोई मांग आती है वहाँ चला आता है। वो रेगुलर नहीं एक जगह होता, लेकिन वो आता जाता रहता है और काम करता है। इनकी वैसे तो आबादी जैसा आकलन किया जाता है वो करीब 42-43 करोड़ है, जो हमारे यहाँ घुमंतू प्रजातियाँ एक तरह से कही जाती हैं। वो एक जाति नहीं है, एक नेचर है, काम करने का नेचर है, आए काम किया निकल गए। लेकिन जो सरकारी तौर पर और विशेषज्ञों के तौर पर अभी राइटर की एक खबर में एक आंकड़ा आया है, वो है कि करीब 14 करोड़ लोग हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो विभिन्न किस्म के कामों में लगे हुए हैं और जो अपने घर लौटने के लिए इस समय रास्ते में हैं। या तो वो बीच में फंसे हुए हैं, जिन जगहों पर थे वहाँ पुलिस ने उनको रोक लिया है, या रास्ते में कहीं कहीं पुलिस ने उनको रोक लिया है, लेकिन फिर भी वो लगातार अनवरत उनकी कदमताल जारी है। वो चले जा रहे हैं एक अनिश्चित भविष्य से एक अनिश्चित सुख की ओर, और वहाँ से फिर दुख की खबरें आ रही हैं। तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस लॉकडाउन के फैसले की वजह से, जो एक तरह से बिल्कुल ज़रूरी था इस देश में, आप एक महामारी से सुरक्षा के लिए, फिलहाल हमारे जैसे देश में जिसमें साधनों की इतनी विरलता है, इतनी बड़ी आबादी के लिए ये एक ज़रूरी फैसला था। उसके समय और दूसरी बातों पे हम 10 बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये सही है कि इस फैसले को करते समय फैसला करने वालों ने इस बात पर उस तरह से काम नहीं किया कि जब इतने सारे मजदूर अपने घरों के लिए लौटने के लिए निकलेंगे तो कैसे उनको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, कैसे वो घर पहुंचेंगे या कैसे घर पहुंचाए जाएंगे। सरकार ने उनको उनके रहमो करम पे छोड़ दिया है, प्रकृति के रहमो करम पर, परिस्थितियों के रहमो करम पर। ऐसा लगता है कि उनका कोई नहीं है, सड़क है, एक बियाबान है, एक सपना है, और वो घर की ओर जा रहे हैं। उनमें से तमाम लोग मक्खी मच्छर की तरह सड़कों पर उनकी मृत्यु भी हो रही है। बहुत से मामलों में मृत्यु हो जा रही है, परिवार के लोग संभव ही नहीं है कि वो उसमें शामिल हो सकें। एक जगह से तो इतनी दारुण खबर आई थी कि एक मजदूर की दिल्ली में मृत्यु हो गई, तो उसके परिवार के लोगों ने उसका पुतला बना के उसका दाह संस्कार कर दिया, चूँकि वो शव यहाँ से ले जाने की स्थिति में नहीं थे। एक जगह दक्षिण मध्य भारत में एक परिवार पूरा चला आ रहा था छत्तीसगढ़ के लिए। घर पहुंचने से 2-3 घंटे पहले उसमें से 12 साल की एक बच्ची 3 साल की 3 दिनों के लगातार भूखे प्यासे रहने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। एक लड़का झारखंड से कमाने गया था गुजरात, सूरत में उसकी एक फ़ोटो आई, बहुत सारे सोशल मीडिया पे लगी। दुबले पतली हालत में बोलने की कोशिश कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, और किसी तरह से उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने अस्पताल पहुंचाया। तीसरे दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। उसका पुराना फ़ोटो है, 2 महीने पहले वो स्वस्थ था और 2 महीने बाद वो दुनिया में नहीं है। ऐसे जान जिन लोगों की गई है उनकी संख्या कई दर्जन है, और तमाम अनाम हैं जिनकी कोई संख्या कहीं दर्ज नहीं है। मजदूर अभी भी चले जा रहे हैं, ये हमारी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये ऐलान किया है, अभी हम उसे चरितार्थ होते नहीं देख रहे हैं कि वो अपने लोगों को विभिन्न ऐसे इलाकों में जहां वो दूसरे राज्यों में और कहीं कहीं फंसे हुए हैं या रोके गए हैं, वहां से वो अपने राज्यों में बसों के जरिए लाएंगे। इसके पहले वो कोटा से छात्रों को ले गए हैं। जब भी और जितनी जल्दी ये काम शुरू हो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहुत से राज्यों, खासकर बिहार, जहाँ के एक बहुत बड़ी भागीदारी है उत्तर प्रदेश और बिहार की माइग्रेंट लेबर्स में, यूँ कहा जाए कि करीब 70-75% इन्हीं ये 2 राज्यों के लोग हैं। बिहार से भी इस तरह के कोई संकेत नहीं है, बड़ा लापरवाही भरा एक तरह से उनका व्यवहार है। खैर, इस पर और बात हम लोग करेंगे। मजदूरों के हाल पे बहुत सारा काम नहीं हुआ। सबसे अच्छा काम बरखा-दत्त ने किया है। लगातार वो सड़कों पर है, अस्पतालों में है, और सड़कों से सबसे ज़्यादा रिपोर्ट उन्होंने किया है और बहुत ही कमाल का काम किया है। इक्का दुक्का शौकिया रिपोर्ट्स अजीत अंजुम और विनोद कापड़ी ने भी किया है।
ये कमाल का है, उन्होंने ट्विटर पे बिना किसी प्लेटफॉर्म के अपने को, लेकिन स्टोरी पकड़ना उन्हें आता है और ऐसी ज़रूरी स्टोरीज जिनकी ज़रूरत थी वो लेके आए हैं। सबसे बड़ी समस्या हो रही है, एक पूरा वर्ग है कि हमारे इस पूरे मध्य वर्ग को, जो मेरा ख्याल है कि देश में 12 से 15 करोड़ है, जिनके पास किसी किस्म का कारोबार है, कुछ नौकरियां हैं, जो शहरों में घर हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, जो इंडिया है, जो भारत में इंडिया है, उन सब के यहाँ जो लोग उनके घर को सजाने संवारने और उनको साफ रखने का काम करते हैं, पोछे वाली बाई, छोटे मोटे सब्जी उब्जी पहुंचाने वाले, छोटे मोटे ग्रॉसरी का आइटम सप्लाई करने वाले, घरों के फुटकर काम करने वाले, बेड पे सुबह बेड देने वाले, इस तरह का काम करने वाली जो एक पूरी जमात है, जो इस भारत के मध्य वर्ग को दुनिया में सबसे विकसित देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा आराम से रखती है। इतने आराम से दुनिया में कोई नहीं रह पाता। दुनिया में विकसित देशों में ड्राइवर रखना बहुत बड़ी लग्जरी है, घरों में परमानेंट नौकर रखना बहुत बड़ी 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 लग्जरी है। 1-1.5% आबादी मुश्किल से होगी, 2% बड़े से बड़े देशों में जिनके पास ये लग्जरी हो। 98% लोग अपना काम खुद करते हैं, सारे काम, सारे विकसित देशों में सब अपना काम खुद करते हैं, जो काम अब हम लोग घरों में बंद होकर कुछ हद तक कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में और हमारे जैसे देश में जहाँ बेतरह गरीबी है और बेतरह अमीरी है और दोनों में बहुत बड़ी खाई है, वहाँ एक बहुत बड़ा स्लेव वर्ग तैयार हो चुका है जो हमारा रख रखाव करता है। तो हमारे घर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, हमारे बर्तन मांजता है, हमारे कपड़े धोता है, हमें चाय पिलाता है, हमें खाना बना के खिलाता है, हमारे जूते पॉलिश करता है, और वो सब काम जो हमें खुद करने चाहिए वो कोई और करके हमें देता है। हम उसे कुछ उसके अगेंस्ट पैसे देते हैं। एक बड़ा हल्ला गुल्ला था, मिडिल क्लास घंटे बजाता है, घंटियां बजाता है, जाने क्या क्या करता है, तमाम धर्म कर्म करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बहुत ही नकली क्लास है। सच्चाई ये है कि उसके ठीक नीचे भूखों से मरने वाले लोगों की एक कतार है। इनमें से तमाम लोगों को जिन्होंने उसे संवारा और सजाया और खूबसूरत बनाया है, साफ रखा है, अपनी हेल्थ की कीमत पर उनकी हेल्थ ठीक की है, वो सब लोग अब दूसरे महीने की तनख्वाह उनको नहीं मिल रही है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब पता नहीं, उसमें भी कोई स्टडी होगी तो पता लगेगा कि उसमें से कितने लोगों ने उस महीने की तनख्वाह दी, कितने दिन का काट लिया कि नहीं काटा। लेकिन एक बहुमत हिस्सा है, जब भी ज़्यादातर, मेरा ख्याल है ये हिस्सा 98% होगा, जिसने दूसरी तनख्वाह नहीं दी इस बंद के दौरान। वो भी अपने घरों में है, वो फिर इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लौट गए, बहुत से फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये विपत्ति टलेगी, इस बीमारी का कोई हल निकलेगा, फिर घर खुलेंगे, फिर वो पोछा लगाने जाएंगे, फिर वो झाड़ू लगाएंगे, फिर वो कपड़े धोएंगे, और फिर उन्हें तनख्वाह मिलेगी, फिर वो उससे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको दूध देंगे, या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ सपने देखेंगे जो उनके अपने हिस्से के हैं। एक वो तबका है बहुत, उस पर अभी विनोद कापड़ी ने एक खूबसूरत सा छोटा सा ट्विटर पे वीडियो किया था, ज़रा सा उसको देखिए। अभी वो जहाँ जहाँ फंस गए हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, इस तरह की कुछ रिपोर्ट से देखिए। पहले तो डंडा मार करके भगाता है, गेट से बाहर करता है, वहाँ का जाओ गेट के पास, वहाँ रहो, यहाँ मत रहो। यहाँ से हम कहाँ जाएं? न पानी का व्यवस्था है, न हम लोग को छोड़ने का व्यवस्था कर रहा है। इधर आइए सब लोग, इधर आइए। डंडा मारा है कल, देखो कब मारा आपको ये? कल को मारा, कल पुलिस ने मारा। यहाँ हम लोग जो आया एक खाना बांटने के लिए, नहीं लेने दिया, डंडा मार करके अंदर करवा दिया, बोला कि चलो यहाँ से भागो। कौन खाना बांटने वाला है? तकलीफ क्या है, खाने को मिलता नहीं कुछ। जैसे खाने ले जाते हैं ना तो पुलिस डंडा मारती है, क्या करेंगे? थोड़ी बहुत पैसा जैसे रखे हैं अपने कमाने, उसी में लेने जाते हैं, तो उसी में डंडा खाते, तो जाते भी नहीं है मार्केट, क्या करेंगे? न यहाँ पानी की व्यवस्था, न कुछ की व्यवस्था। इससे सही तो हमको घर भेज दें तो सही रहेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप सरोज? हम एमपी के रहने वाले मध्य प्रदेश, पन्ना जिला के। तो कल क्यों मारा आपको ये? कल कुछ नहीं, हम गया मार्केट तो गाड़ी आया तो वो वे दोनों उतरे, तो बोला कहाँ जा रहा? हमने कही सर कहीं नहीं जा रहा, हम आटा चाल लेने जा रहा बच्चे की। इतना बोला वो तो डायरेक्ट देने लगा। जो अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और घर लौट गए हैं और घर पहुंच गए हैं, ऐसे मजदूरों की जिंदगी भी कोई उतनी आसान तो है नहीं।
वो वहाँ से यहाँ आए थे ही इसलिए कि वहाँ ज़िंदगी आसान नहीं थी, बहुत कठिन थी, बड़ी दुरूह थी। कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं वहाँ जो रिश्ते रिश्ते पहुँचती हैं, जिनमें एक ज़माने में राजीव गांधी कहा करते थे कि 85% पैसा उसमें से खा लिया जाता है। उनमें कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ है, वो सब जैसे था वैसे ही है, और कोई बदलाव करने वाला कोई आया भी नहीं। जो तब थे और जो अब हैं उनमें सिर्फ चटखारे का फ़र्क है। पिछले वाले कम कलाकार थे, ज़्यादा कलाकार हैं। नतीजा क्या हुआ कि जो हमारा देहाती महासागर है उसमें तरह तरह के मगरमच्छ हैं। जातिवाद सबसे बड़ा उसका विद्रूप है, सबसे वो कुरूप है, सबसे कठिन है और सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। अब हालत यह है कि वो वहाँ से तो भाग आए, यहाँ भी खाने को नहीं है, यहाँ भी खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ भी कोई सरकार नहीं, वहाँ भी उनके लिए कोई सरकार नहीं थी। तो तरह तरह के रास्ते निकलते हैं। एक पिछली बार हम लोगों ने कार्यक्रम में आपको बताया था कि बिहार में एक 16 साल के बच्चे को एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जो किसी बाजार में किसी का पर्स चुरा के भाग रहा था, पकड़ा गया था। जब उसके डिटेल्स आए तो मजिस्ट्रेट के आंसू निकल आए। मजिस्ट्रेट ने अपनी जेब से पैसे दिए और उसको रिहा किया। वो आपने उस कार्यक्रम में सुन लिया, उस पर नहीं जाऊँगा। अब दूसरा सुनिए, दूसरा देखिए। ये चंदौली का वाकया है, बिहार के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के आखिर में। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वहाँ ऐसे कुछ मजदूर पहुँचे, खाने को कुछ नहीं था, रात में किसी के खेत में जाके कुछ चने उखाड़ लिए। अगले दिन देखिए उनका क्या क्या उखड़ रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है। घर 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 माफी मांग, सबका पैर पर गिर के माफी मांग, जो माफी मांग। घर 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 माफी मांगे। मास्टर साहब कितनी बुड़की रहे ना, ये एकर कहीं चला जाए तो कबारे तो किराया लेकिन घरे हम गइल बानी किराया पकड़ के लिए। अब तब वो तो का तोहर बेटा तो से ना सुधरल का पोत पसला मार के रहा मत ऐसा चोर न शुरू कर, पैर पर माफी मांगे शुरू कर। माफी मांग, सबका पैर पर गिर के माफी मांग। पैर पर गिर, सर पटक, सर पटक, सर पटक, सर पटक, सर पटक, ना पटक तो मारे लगा। सर पटक, नीचे चल नहीं तो मारेंगे। माफी सियाराम कहाँ मिला? सियाराम माफी मांग, माफी मांग, उधर माफी मांग। कुल कैला नहीं काहे कर देला कि कुल कैल करनी पर फेर देला। अरे माफी मांग। तो ये वो सच्चाइयां हैं जो भूख, सामाजिक असमानता, सामंतवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार मिलजुल के इनके लिए तैयार करते हैं। तो जो भी बिल आप उन पर फाड़ना चाहें, इस गुनाह में फाड़ दीजिए, लेकिन उनका हाल देख लीजिए कि यहाँ से भागने के बाद वहाँ पहुँचने पर भी उनका हाल क्या है। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो अपने परिवारों के साथ दिल्ली वगैरह में फंस गए थे, ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में फंस गए थे। वो उनकी पत्नियां कुछ काम कर लेती हैं, बच्चे कुछ कर लेते हैं, वो खुद कुछ कर लेते हैं। कंपोजिशन उनका होता है मजदूरी का, जिससे मिलजुल के वो कुछ अपने गांव में पैसा भेजते हैं। करीब 30 बिलियन रुपया हर साल, मतलब 30 अरब रुपया, इतना ये लोग कमा के अपने मनी ऑर्डर इकोनॉमी में भेजते हैं अपने यूपी बिहार के, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। ये और बात है कि इस समय इन राज्य सरकारों के बीच और केंद्र के बीच कोई साहचर्य नहीं है। सबकी योजनाएं हैं, सब कहते हैं कि आप इस पे आ जाइए, सबको इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाहिए हर चीज़, और सबको कंप्यूटराइज्ड माहौल चाहिए, सरकारों को कम से कम। वो अपने वेब नंबर और ये सब चीज़ें देते हैं, जिससे उन बेचारों का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। और उनकी मदद करने वाले जो NGOs वगैरह के लोग हैं, वो उन नंबरों में बेचारे खेलते रहते हैं, और इस सरकार से उस सरकार, उस सरकार से इस सरकार, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस, फुटबॉल चलती रहती है। 15-15 साल दिल्ली में काम कर चुके होते हैं, उनका कोई नंबर नहीं है, कहीं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिहार में इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कि दिल्ली में कमाने आ गए, दिल्ली में इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कि बिहार के हैं।
इस तरह से लटके हुए मैक्सिमम लोगों की संख्या यही है। तो जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं वो सब होक्स है। सच्चाई जो है बड़ी कड़वी है। एक एनजीओ में काम करने वाले एक युवक ने खुद ही संपर्क किया हमें और दिल्ली में नरेला इलाके में एक बस्ती का हाल भेजा जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं। अब उनकी कितनी बुरी हालत है। कहीं 1-1.5 किलोमीटर पर कोई स्कूल है जिसमें खिचड़ी बंटती है, खाना जो जिसको खाना कहते हैं, केजरीवाल साहब 3 टाइम हम खाना दे रहे हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ज़्यादातर जगहों पे लोग उसको लगभग फेंक देते हैं, उसमें हल्दी वल्दी डाल के ऐसे कर दिया जाता है। हो सकता है कुछ जगहों पे अच्छा हो सकता है कि वो वाकई 8 लाख 12 लाख लोगों का खाना बनवा रहे हो, लेकिन वो इसके काउंटर चेक नहीं है। ऐसा बिल्कुल लग रहा है क्योंकि इतने सैंपल्स आ रहे हैं शिकायत के कि जब इसमें अब गुंजाइश नहीं बची है। तो हमने इनसे काफ़ी वहाँ से बातचीत करा के मंगाया है और ख़ुद एक युवक है राजेश जो वहाँ काम करते हैं और इन लोगों के बीच जाते आते रहते हैं, खुद भी चंदा करके इन लोगों के लिए खाना वाना जुटाते हैं। उनसे भी हमने बात की तो वो सारा आप सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ उनकी परिस्थितियाँ कितनी अमानवीय हैं, जो जिसकी वजह से वो बिलबिला के इसको छोड़ के भागना चाहते हैं। और हमारा सिस्टम अपने को बीमारी से बचाने के लिए उनको ज़बरदस्ती बाड़े में बंद रखना चाहता है क्योंकि उससे कहीं बीमारी ना फैल जाए। अरे भाई, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आप उसकी व्यवस्था तो करेंगे, या आप उन्हें यहाँ बंद करके मार देंगे, वो रास्ते में मार देंगे, वहाँ घर जाएंगे तो सामंतवाद मार देगा। सब जगह सिर्फ उनकी क्या बताया जाए, बहुत ही दारुण दृश्य है और कोई सुनने वाला नहीं है। मन की बात हो रही है, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। देखिए जरा इसको। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरदोई के रहने वाले हरदोई के रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या सब दिक्कत हो रहा है? यहाँ पे काम करते थे कंपनी में? हाँ, कंपनी में काम करते रहते कहाँ हैं? हाँ, 1973 में रहते हैं, किराए से रहते हैं, कंपनी में ही रहते हैं। अच्छा, तो काम बंद हो गया? काम बंद हो गया है, खाना पीना भी नहीं है। हाँ। बहुत लोग हैं बिहार के लोग, तो वो लोग को जिसके पास है पैसा वो लोग को राशन आ रहा है, पैसा भी आ रहा है। जिसके पास नहीं है उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। आप यूपी के हैं, आपके पास कुछ नहीं आ रहा? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। बच्चे कितने हैं? 3 हैं। क्या दूध पीने वाले हैं सारे? 2 बच्चे दूध पीने वाले, एक तो बड़ा 8 साल का। दूध पीने वाले को दूध मिल रहा है? नहीं मिल रहा है दूध। यहाँ पर कितना दिन से हैं? यहाँ तो बहुत दिन से। तैयो 15 साल। राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो नहीं है। नहीं है। राशन कहाँ से लेते हैं? राशन उसे लाते हैं। सरकार की तरफ से क्या सब मिला अभी तक? सरकार की तरफ तो कुछ नहीं मिला। कुछ तो नहीं मिला। काम धंधा चल रहा है? काम धंधा कहाँ चल रहा है, बैठे हैं। खाना कैसे होता है? खाना उसे लाते हैं उधर से, तो मांग चांग के, इन्ने उन्ने से। कितना दिन से है यहाँ पे? 15 साल से। 15 साल से। राशन कार्ड है? कुछ नहीं है यहाँ पर हम लोग के, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा है। काम धंधा चल रहा है? काम धंधा कहाँ से, लॉकडाउन हुआ था 1 महीना हो गया। घर पर बैठल है। हाँ, घर पैसा पर खत्म हो गया। सब पैसा खाना कहाँ से हो रहा है? खाना गोल चक्कर से स्कूल से लाता हूँ, कभी खिचड़ी मिलता है, कभी लाइन में लगे हुए भगा खत्म हो जाता है, भगा देता है। हाँ, घूर के चल आता हूँ। भूखे रहते हैं उस दिन? हाँ, उसे रह जाता हूँ। घर में पैसे भी खत्म हो गए? घर में पैसे खत्म हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल जी की तरफ से क्या सब मिला? कहाँ कुछ मिला, हम लोग के तो कुछ नहीं मिला। चावल बांट रहा है थोड़ा वो खिचड़ी उचड़ी कभी कभी बांटता है, कभी रोज मांग के खा लेता हूँ, नहीं तो ऐसे पड़ा भूखे। रहता हूँ। हाँ, घर में है नहीं राशन तो खाएंगे क्या? केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि राशन देंगे। राशन कुछ नहीं हमको मिला है। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं नीतीश जी की तरफ से? किसी को तरफ से राशन नहीं मिला। नीतीश की तरफ से कुछ नहीं? नहीं। कितने आदमी हो परिवार में? परिवार में मैं 5 हूँ। ये सब बच्चे हैं। दूध कौन कौन पीता है इसमें? दूध तो ये भी पीता है, ये भी पीता है, 2 लड़का। दूध मिलता है अभी? नहीं मिलता है। पैसे खत्म हो गए हैं। पैसे सब फिर ये खत्म बच्चे हो कैसे रहेंगे? माँ को दूध होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। इस बस्ती में जिसके आपने वीडियो भेजे हैं, इसमें आप कितनी बार गए हैं? मैं अभी तक 4 बार जा चुका हूँ वहाँ पे। अच्छा। और हाँ, 4 बार गया हूँ और चारों बार मैं वो डेटा कलेक्शन के लिए ही गया था। अच्छा। केजरीवाल जी ने बोला है कि भाई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है जी, वो कूपन रजिस्टर्ड करेंगे टेम्परेरी राशन कार्ड का, तो उनको अगले महीने से राशन मिलेगा। ठीक है। तो दूसरा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने ये अनाउंस किया है कि उनका एक एप्लीकेशन है मुख्यमंत्री तत्काल कोरोना सहायता योजना का। ठीक। तो उन्होंने कहा है कि अगर मजदूर इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको 1000 का मदद मिलेगा। ठीक।
तो इन दोनों के उद्देश्य से मैं गया था वहाँ पे, और वहाँ पे जो स्थिति देखा तो बहुत 2-3 ऐसे लोगों से मिला जो 5-5 दिन से भूखे थे वहाँ पे। अरे बड़ा दर्दनाक जी। हाँ, तो वो जो कुछ स्कूल में जो खिचड़ी मिलती है, कुछ ऐसा दाल वगैरह मिलता है, उसको लेने वो लोग नहीं जाते? जाते हैं वहाँ पे, उनको जैसे नाश्ता का पैकेट होता है ना अपने यहाँ जी, छोटा वाला, तो उस पॉकेट में उनको खिचड़ी मिलता है, कभी कभी मिलता है, सब दिन नहीं मिलता है। अच्छा, तो दिन में वो हाँ, क्राउड बहुत, हाँ, क्राउड ज्यादा हो जाता है। हाँ क्राउड बहुत है। मतलब मैं इस एरिया में मैंने लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि कम से कम तो 20-25 हजार बिहार के लोग होंगे यहाँ पे। जी 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 जी। इस बोरगढ़ विलेज में, और यूपी उतने ही यूपी के होंगे। अच्छा, उससे ज्यादा यूपी के होंगे। 30-35 हजार के लगभग में यूपी के होंगे। ये किस विधानसभा में आता है? नरेला विधानसभा, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। अच्छा, नरेला से कौन एमएलए है, किस पार्टी का है? शरद चौहान है सर। किस पार्टी का है? आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा अच्छा, क्या उनसे कभी संपर्क हो सका? उनसे बात करने का मैंने प्रयास किया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाया। जी। लेकिन स्थानीय एसडीएम से मैंने बात किया था। जी जी जी, कौन है, क्या नाम है उनका? एसडीएम है वो कोई मीना करके है। ठीक यहाँ का, तो उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि साहब हमने तो खाने का व्यवस्था दे रखा है स्कूल में। आज़ादी के समय जो विभाजन हुआ था उस समय जो आज पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, खासकर पाकिस्तान जो आज है, वहाँ से एक बहुत बड़ी आबादी भारत की ओर कूच कर गई थी और भारत से बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान के लिए कूच कर गई थी। जैसा हाल उस समय था वो हम लोगों ने तो पुस्तकों में पढ़ा है, कला में देखा है, सिनेमा साहित्य में उसको देखा जाना है। लेकिन पहली बार हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मनुष्यों के समूह को, जो अपने ही देशवासी हैं, इस हालत में देखा है कि वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर और कई बार 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर अपने घर के लिए निकल पड़े। बीच के वक्त ऐसा वक्त आया कि उन्होंने तो कुछ पैसा जुटाया, अपने लिए रेलवे के टिकट विकेट का इंतजाम किया, लेकिन वो दलालों से लिए हुए टिकट भी बेकार हो गए, वो पैसे उनको वापस हुए काट पीट के। फिर बहुत सारी जगहों पे उन्होंने उसका इस्तेमाल ये किया कि कर्जा लेके साइकिल खरीद ली और साइकिलों से चल पड़े। बहुत से रेवड़ इस समय मिले हैं जो साइकिलों से चले हैं, और तरह तरह से कोई रिक्शा चलाता था, कोई ठेला चलाता था, उसी पे अपने घर को लाद के निकल चला। और वही जैसे मैंने कहा कि सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर ये इस तरह का मानवीय पलायन हमारे ज्ञात इतिहास में हम लोगों की पीढ़ी के समय तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हुआ। और इतनी बड़े पैमाने पे हमने पाया कि सरकारें जो इतना लाभ लश्कर है, जिनके पास, जो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तीसरी चौथी बड़ी सेना जिनके नियंत्रण में है, जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े सुरक्षा बल है, ये सब सिर्फ इस तरह के बेबस, असहाय और आर्थिक रूप से विपन्न और सामाजिक रूप से विपन्न लोगों के लिए सिर्फ लाठी भांजने का काम करते नजर आए। उनको बाड़े में बंद करते, भूखे रखते, परेशान करते, सताते हुए नजर आए, सेवा करते हुए नजर नहीं आए। ये बहुत तकलीफदेह स्थिति थी। लगा ही नहीं कि वो हमारे देश के नागरिक हैं, ऐसा लगा कि हम किसी दूसरे देश के या शत्रु देश के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें कैदियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें खाना नहीं दे रहे हैं, उन्हें पानी नहीं पीने दे रहे हैं, पैदल दौड़ा रहे हैं। इस देश में कम से कम 10 लाख के आसपास बसें हैं, ट्रक्स हैं, सब कुछ है, और हमारे यहाँ के लाखों लोग पैदल जा रहे हैं, हजारों हजार किलोमीटर अपने घर। ये इस पूरे तंत्र के लिए इससे बड़ी शर्म की और बेशर्मी की कोई और बात नहीं हो सकती कि हमने अपने ही इतनी बड़ी आबादी को एक महामारी का कथित मुकाबला करने में भूखे प्यासे मार दिया और उनको सताया और उनके साथ उनके ऊपर जुल्म किया। अब भी सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरह की घोषणा हुई है, बाकी पूरे देश में एकदम पता नहीं मुर्दनी छाई हुई है या क्या है। बहुत ज़रूरी है कि सभी सरकारें अब तो कम से कम शर्म करें और तत्काल वो लोग जो सड़क पे हैं उनको उनके घर पहुंचाएं, वो लोग जो कहीं क्वारंटाइन करके रखे गए हैं उनको उनके घर पहुंचाएं, और उनके घरों में, सबके घरों में
ये कागजी मशीनरी के चिंदे फाड़ कर, ये ऑनलाइन ऑफलाइन के सवाल छोड़कर उनके घर में राशन पहुंचाएं। सबसे ज़रूरी काम इस समय है। हमारे पास कहने को भंडार भरे पड़े हैं, कहने को हम महाशक्ति हैं, कहने को हम 5 ट्रिलियन की इकनॉमी होने जा रहे थे, लेकिन असलियत यह है कि एक समस्या आई तो हमने अपने करोड़ों लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। खैर, इस तरह की फिर दूसरी चीज़ों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।